जरासंध के आक्रमण और यादवों का द्वारका प्रस्थान। जरासंध मगध का राजा था। उसने बलपूर्वक और भी बहुत से राज्य अपने अधीन कर लिए थे। इससे वह सम्राट बन गया था। अधीनस्थ राज्य अपनी आंतरिक नीति में स्वतंत्र होते थे, परंतु सम्राट को उन्हें समय समय पर कर देना पड़ता था। कारुष का राजा वक्त, जो बड़ा बलशाली था और लड़ाई के वैज्ञानिक ढंगों से भी परिचित था, उसका शिष्य सा बना हुआ था। ऐसे ही करब का राजा मेघवाहन, जिसकी ख्याति एक दिव्य मणि के कारण बहुत फैली हुई थी, जरासंध के इशारे पर चलता था। प्रग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसके अधीन मुरु और नरक नाम के दो राजा थे, केवल वाणी से नहीं क्रियात्मक रूप से जरासंध के वश में था। युधिष्ठिर के मामा पुरुजित, जो कुंती भोज का लड़का था, जरासंध की ओर जा चुका था। इसकी राजधानी मालवे में थी। चेदी कुल का वासुदेव, जिसका राज्य वंग, पुरुण और किरात पर फैला हुआ था और जो अपने आप को पुरुषोत्तम प्रसिद्ध कर श्री कृष्ण का प्रतिस्पर्धी बन रहा था, वह भी जरासंध का साम्राज्य स्वीकार कर चुका था। यही हाल भीष्मक का था, जिसने पांड्य और कृत केशिक पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके राज्य को विदर्भ कहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ राजवंश ऐसे भी थे जो जरासंध की अधीनता स्वीकार न करते थे। उन्हें उत्तर भारत छोड़ पश्चिम आदि दिशाओं में भाग जाना पड़ा था। ये 18 कुल तो भोजों के थे। शूरसेन, भद्रकार, बोध, शाल्व, पट्चल, सुस्थल, मुकुष्ट, कुलिंद, कुंती, शाल्यान, दक्षिण पंचाल, पूर्व कौशल, ये सब वंश अपने अपने पुराने स्थानों को छोड़कर अन्यत्र भाग गए थे। मत्स्य लोग दक्षिण की ओर चले गए थे। समस्त पांचालों ने अपने पुराने राज्य को तिलांजलि दे इधर उधर दूसरे राज्यों में शरण ढूंढ ली थी। जिन राजाओं ने जरासंध के अधीन रहना नहीं माना, उन्हें जरासंध ने कारावास में डलवा दिया था। धमकी यह भी दी कि जब ऐसे राजाओं की संख्या पूरी 100 हो जाएगी तो इन्हें महादेव की बलि में चढ़ा दिया जाएगा। यादवों को अपने साम्राज्य में इस प्रकार ले लिया कि वहां के राजकुमार कंस से भी अपनी 2 लड़कियों का विवाह करा दिया और उसके भाई सुनामा को अक्षौहिणी पति बनाकर यादवों के संघ को, जो आंतरिक फूट के कारण खोखला हो रहा था, झट कुचल दिया। कंस का वहां एक छत्र राज हो गया। परंतु यह सारा खेल, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं, श्री कृष्ण जी ने अपनी नीति निपुणता से बिगाड़ दिया। कंस और सुनामा दोनों मारे गए और मथुरा में फिर से संघ की स्थापना हो गई। जरासंध यादवों की इस ढिठाई पर चुपके कैसे रह सकता था? इन्होंने एक ही वार में इधर से उधर उसके जमाता को मारकर उसकी एक नहीं 2 लड़कियों को एक साथ विधवा कर दिया था। उधर अपना मथुरा का राष्ट्र जरासंध के साम्राज्य से ही निकाल लिया। जरासंध ने यादवों पर लगातार 17 आक्रमण किए। भला ये उसके सामने कैसे टिक सकते थे? एक पूरे साम्राज्य की शक्ति और दूसरी ओर इन गिने चुने यादवों की, जिसकी संख्या सारी ही 18,000 से अधिक न थी। श्री कृष्ण एक स्थान पर यादवों की इस मंत्रणा का विवरण करते हैं कि यदि हम 300 वर्ष तक निरंतर जरासंध की सेना को मारते जाएं,
तो भी वह समाप्त होने में न आएगी। यह विषम अनुपात रहते हुए भी स्वतंत्रता के परवाने यादवों का युद्ध कौशल देखिए कि इन्होंने 17 बार जरासंध की अनगिनत सेनाओं को निष्कंटक लौटाया। जरासंध के पास 2 पहलवान थे, हंस और डिंभक। वे उसे बहुत प्यारे थे। अपने निजी रक्षा का भार उसने उन पर छोड़ रखा था। 17वीं लड़ाई में जरासंध के साथ एक राजा आया था जिसका नाम था हंस। उसे बलराम ने मार गिराया। डिंभक ने यह समाचार सुना तो वह समझा कि उसका साथी हंस मारा गया है। साथी से उसे अनन्य प्रेम था। उसकी मौत का वृत्तांत सुनते ही वह यमुना में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। हंस ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपने साथी से वियुक्त होकर जीना व्यर्थ समझा और उसी प्रकार आत्महत्या कर ली। यमुना की गोदी में वे दोनों बिछड़े पहलवान फिर से इकट्ठे हो गए। जब जरासंध को पता लगा कि उसके दोनों प्रधान रक्षक मारे जा चुके हैं तो उसकी हिम्मत टूट गई। वह युद्ध को बंद कर मगध लौट गया। हो सकता है कि कंस की मौत जो इसी तरह उसके 2 पहलवानों के मरने के पश्चात हुई थी, जरासंध की हतोत्साहता का कारण बनी हो। कुछ भी हो, यादवों की बन आई। उन्हें संग्राम में और अधिक नहीं लड़ना पड़ा। स्वतंत्र स्वभाव यादवों के लिए इस विजय का आनंद बहुत ही बड़ा था। बड़े मजे से वे अपने बाहुबल से जीती हुई मथुरा पुरी में आनंद से विहार करते थे। परंतु फिर इन्होंने सोचा कि इस प्रकार शत्रुओं के जबड़ों में कब तक निश्चिंत रह सकेंगे। जरासंध की अक्षौहिणियां भले ही इन्हें जीत न सके परंतु तंग तो सदैव करती ही रहेंगी। यादवों में इतनी शक्ति न थी कि उनका झट से उन्मूलन कर दें। कंस की विधवा पत्नियां अपने पिता को नित्य उकसाती थी कि हमारे मरे पति का अवश्य बदला लीजिए। वह पिता भी सम्राट था। दोनों स्थितियों में यादवों की जी जान पर वैरी था। रोज की चिता से मुक्त होने का उपाय सियाने यादवों ने यही सोचा कि उस क्रूर की आंखों से दूर हो जाओ। समुचे यादव मथुरा को छोड़ द्वारका की ओर चले गए। वहां इन्होंने एक दुर्ग बनाया। उसकी बनावट ऐसी रखी कि पुरुष तो पुरुष, यदि कभी उसमें केवल स्त्रियां ही रह जाएं तो भी वह आक्रमणकारी वैरियों के दांत खट्टे कर सकें। द्वारका के एक ओर बिची विहार करता समुद्र, दूसरी ओर रेवतक पहाड़, शस्य श्यामला भूमि, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली लहरा रही है। गोवर्धन की तलहटी में पले वृषण कुमार गोकुल के आम्र कुंजों का मजा रेवतक की कुछ स्थलियों में लेने लगे। सुरक्षित स्थान ने आक्रमण की चिंता ही मिटा दी थी। संघ का रास्ता बाह्य आपत्तियों से निष्कंटक हो गया। प्रतीत होता है द्वारका में इससे पूर्व भी वृषण रहते थे। अब अंधभोज भी, जिनकी प्रधानता पहले मथुरा में थी, यहाँ आ गए। आखिर थे तो वह भी भाई बंद ही